हम देख के चलेंगे कि इनमें सेलेक्टिविटी कैसे लगाते हैं। तो दो चीज हम बता रहे हैं, हमने बताया भी होगा, क्लास में पढ़ाया था, हमने बताया था सेलेक्टिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। रिएक्शंस के पास जो भी रिएक्शन होती है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। सपोज करो कि जैसे किसी बंदे की शादी होनी है, जैसे ये बंदा है और इसकी शादी होनी है, ठीक है, और इसकी शादी के लिए बहुत सारे फोटो आए, ठीक, ये इतने सारे फोटो आ गए, तो अब इसके पास क्या है, सेलेक्टिविटी है। सेलेक्टिविटी है ना, कि ये इन सारे फोटोज में से किसी एक बेस्ट वन को चूज करे, जिसके साथ इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वो उसी को चूज करेगा, ठीक है। तो ऐसा अगर होता है तो हम कहते हैं कि ऐसे केसेस में सेलेक्टिविटी को हम ऐसे, मतलब ऐसे रिएक्शंस जहां पे प्रोडक्ट मोर देन वन पॉसिबल हो और किसी एक प्रोडक्ट को रिएक्शन जो है मेजर प्रोडक्ट बनाए, तो वहां पे हम सेलेक्टिविटी टर्म लाते हैं। क्लियर। और अभी थोड़ी देर जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे दूसरा भी टर्म आएगा। दूसरा टर्म क्या आएगा, दूसरा टर्म आएगा स्पेसिफिसिटी। जैसे हम E2 रिएक्शन की बात करें, अब सपोज करो कि इनकी शादी नहीं हो रही है और इत्तेफाक से केवल एक ही फोटो आया, ठीक है, एक ही फोटो आया, तो अब इनकी ये मजबूरी है कि भाई एक ही से शादी करनी है, तो ये इनकी स्पेसिफिसिटी है। अब ये यहाँ पे स्पेसिफिक हो गए, सेलेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं। अब इस सेम कॉन्सेप्ट को, जो हमारे डेली लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इसको रिएक्शन कैसे यूटिलाइज करते हैं, ये देखो। हमने कहा कि E1 रिएक्शन की बात की, तो E1 रिएक्शन के लिए आपका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, 3 डिग्री प्लस, इलिमिनेशन करा रहे हो चाहे सब्स्टिट्यूशन करा रहे हो, दोनों केस में लिविंग ग्रुप होना चाहिए, है। तो हमने सबसे पहले देखा कि लिविंग ग्रुप कौन सा है, OTS है, वो उससे जो जुड़ा कार्बन ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया। अगर हम जैसे ही अब इस अल्फा कार्बन को देखो ध्यान से, तो ये इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी Me से, इधर भी ET से जुड़ा है। मतलब हमारा जो कार्बन है वो 3 डिग्री है, और 3 डिग्री है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा। अगर हम यहाँ देखें तो ये बेस दिया है, बेस के साथ फैक्टर दिया है, तो सिंस बेस किस ग्रुप का है, 2p का, तो हम इसे लिखते हैं 2p प्लस फैक्टर, ठीक है। ये ध्यान रखना, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द इलिमिनेशन रिएक्शंस हैं वो उनमें हम जो है 2p का मतलब समझ रहे हो, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट, जैसे OH हो गया, ठीक है, N के हो गए NH2 माइनस, पर प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन हो गया, तो ऐसे जो होंगे वही इलिमिनेशन कराएंगे थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड, और जो अदर होंगे ना वो इलिमिनेशन नहीं कराते हैं। तो हम इसे बेसिकली कंसीडर करेंगे कि 2p के साथ फैक्टर है कि नहीं, और इस वाले चीज को हम फैक्टर के मान के चलेंगे, क्यों, क्योंकि ये बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है या न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज कर रहा है, तो हम इसे कहेंगे 2p के साथ फैक्टर है। ये हमें दिख रहा है कि 2p है, वो माइनस माइनस जिस पे चार्ज होता है उसी को कंसीडर करना है। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, ऑक्सीजन किसका मेंबर है, सेकंड पीरियड का, तो इलिमिनेशन रिएक्शन होगा, 3 डिग्री है तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि चलो इलिमिनेशन कराना है। अब जैसे ही आपने इसमें इलिमिनेशन कराने गए, तो अब देखो ये 3 डिग्री है तो इंटीमेट आयन पेयर बनाएगा, यहाँ पे प्लस छूट गया, ये इंटीमेट आयन पेयर बनाएगा, क्लियर ना। जैसे Cl तो हुआ करता था वैसे OTS अब अलग हो जाएगा। अब ये जैसे ही कार्बोकेटाइन बनाया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जैसे ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बना, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन यहाँ बना। अब देखो ये हमारे पास PZ एटॉमिक ऑर्बिटल है, आपको पता है कि कार्बोकेटाइन के पास एक जो है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है और वो होता है PZ, क्लियर। अब इस PZ के पास 2 लोब हैं, एक लोब ऊपर है और दूसरा नीचे है, ठीक है। तो जब कोई OET माइनस इस हाइड्रोजन पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका जो है बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन है सिग्मा CH का, ये रिपेल होगा और ये रिपेल होगा, तो ये कहाँ डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, या तो इस लोब में या तो इस लोब में। तो इसके पास 2 चांसेस हैं। सिंस हम ये कहें कि ये जो हमारी बॉन्डिंग है, ये बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड रोटेट हो सकता है, क्लियर, रोटेट होगा। तो चलो हम देखते हैं कि एक बार ये जब रोटेट होगा तब कहाँ जाएगा। ऐसा रोटेट क्यों हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होता है उसमें हमें थीटा जो एंगल होता है ना, ओरिएंटेशन, वो 0 डिग्री मेंटेन करना पड़ता है। अगर ओरिएंटेशन 0 डिग्री नहीं होगा
तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी, और इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होगी तो ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्लियर। तो अब देखो, ये अगर रोटेट हो सकता है तो अब ये क्या करेगा, कि एक स्टेप तो चलो हमने ये दिखा दिया कि ये एज इट इज यहाँ दे देगा, यहाँ इसके थीटा इक्वल है, ये थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री। अब अगर ये चाहे कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहें तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता। अब ये क्या करेगा कि ये अपने सिंगल बॉन्ड को रोटेट कर लेगा, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसको रोटेट करेगा, देखो। और जैसे इसने इस सिंगल बॉन्ड को रोटेट किया तो ये हाइड्रोजन ऊपर चला गया, ईटी इधर एमई के पास आ जाएगा और एमई की जगह ईटी आ जाएगा, देखो ईटी की जगह एमई और एमई की जगह ईटी, हाइड्रोजन चला गया ऊपर। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें डोनेट करेगा। इसके पास दो चांसेस हैं, कुछ नहीं करना, जहां से जैसे डोनेट कर रहा था उनके बीच डबल बॉन्ड बना दो और एज इट इज लिख दो, जो जिधर ग्रुप है उधर रहने दो। देखो हमने क्या किया कि एमई इधर था, ईटी इधर था, एमई इधर ही रखा, ईटी यहाँ रखा, कोई ओरिएंटेशन आपको चेंज नहीं करना। यहाँ पहले से क्या था, एमई ऐसे था, ईटी ऐसे था, हमने यहाँ एमई रखा, यहाँ ईटी रखा। दूसरे को भी देखो, दूसरे में एमई इधर है, ईटी इधर है, इधर हमने एमई रखा, इधर ईटी, और पहले वाले को हमने ऐसे ही रहने दिया। अब अगर आप खुद ही ध्यान से देखो तो यहाँ ईटी ग्रुप है और यहाँ ईटी ग्रुप है। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है ना। अगर स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो रिएक्शन क्या करेगा, इसको कम बनाएगा, इस प्रोडक्ट को, ये प्रोडक्ट लेस फॉर्म होगा। ये जो प्रोडक्ट है ये हिंडर्ड प्रोडक्ट होगा और ये माइनर प्रोडक्ट होगा। और इस केस में ये यहाँ पे रिपल्सन बहुत कम है, रिपल्सन है ही नहीं। क्यों, क्योंकि एक तरफ एमई है एक तरफ ईटी है, दोनों बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड है, ये बल्कि ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है अपोजिट साइड है, तो ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं डाई स्टीरियो सेलेक्टिविटी इन इवन रिएक्शन। ठीक है, सेलेक्टिव है ना, क्यों, क्योंकि ये इसको मेजर बना रहा है। तो जैसे हमने 4 फोटो देखे तो 4 फोटो या फिर 4 बायोडाटा देखे तो उसमें देख के हमें लगता है कि अरे नहीं, ये जो इनके साथ अगर शादी हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आगे हमारे फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो जो डाई स्टीरियोमर्स होते हैं उसके लिए कायरलिटी जरूरी यहाँ पे नहीं है, इस स्पेस में ओरिएंटेशन यहाँ पे मायने रखता है। ठीक है, तो ये है डाई स्टीरियोमर्स। अब अगेन हम कह रहे हैं कि स्पेसिफिसिटी इन E2 रिएक्शन। तो अगर E2 रिएक्शंस की बात करें तो ये स्टीरियो स्पेसिफिक होते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब इनके पास वही जो हमने एग्जांपल लिया कि एक बंदा था और उसकी शादी करने के लिए केवल एक ही रिश्ता आया, तो उसकी भी मजबूरी है कि अब उन्हीं दोनों लोगों को आपस में शादी करना है। ठीक है, अगर बहुत सारे फोटोज नहीं आए तो उसके पास चूज करने के लिए कुछ नहीं है, फिर जो है वो एक ही ऑप्शन है। और सिंस ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हमारी बॉडी देखो इसी तरह बिहेव करती है जैसे हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल करती है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो पूरी बॉडी है वो ऑर्गेनिक ही मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है, तो दैट्स वाई हम ये कह सकते हैं कि ये उसी तरह बिहेव करती है। चलो सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये क्लियर कर लिया कि यहाँ पे एक लिविंग ग्रुप दिया है। अगर लिविंग ग्रुप दिया है तो इससे एक दो चीजें क्लियर होती हैं। दो चीजें क्लियर क्या होती है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है, दूसरा इलिमिनेशन रिएक्शन हो सकता है। ये दो लिविंग ग्रुप को देखते ही क्लियर हो जाना चाहिए कि ये दो चीजें होंगी। क्लियर, फिर उसके बाद हमने लिविंग ग्रुप को सॉरी जो है न्यूक्लियोफाइल को देखा। तो हमने न्यूक्लियोफाइल को जैसे देखा, उसे देख के हमें पता चला कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारा नेकेड न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि ये न्यूक्लियोफाइल Na+ और OH- में एग्जिस्ट करेगा। तो ये नेकेड न्यूक्लियोफाइल है, मतलब हाई एनर्जी का है, और हाई एनर्जी का है तो ये थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल प्रोडक्ट बना सकता है, मतलब इलिमिनेशन रिएक्शंस के पॉसिबिलिटीज हैं। फिर हमने चेक किया कि इसके साथ जो ETOH है ये न्यूक्लियोफाइल 2p का है, और इसके साथ ये फैक्टर दिया हुआ है जो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी या बेसिसिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो डेफिनेटली अब रिएक्शन कौन सी होगी, इलिमिनेशन की होगी। यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया कि 2p के साथ फैक्टर है। फिर हमने देखा कि जो हमारा सबस्ट्रेट है क्या ये 1 डिग्री है, क्या ये 2 डिग्री है, क्या ये 3 डिग्री है, ये चीज हमें देखनी है। ठीक है, देखो अब जैसे ही हमने देखा कि अगर हमारा सबस्ट्रेट 1 डिग्री है,
अगर 1 डिग्री होगा तो इंटीमेट आयन पेयर नहीं बनेगा, हम कह सकते हैं नो इंटीमेट आयन। ठीक है, अगर नो इंटीमेट है तो E2 रिएक्शन होगा। अगर 3 डिग्री है तो ये इंटीमेट आयन बना सकता है, आयन पेयर बना सकता है। और अगर 3 डिग्री है तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, E1 होगी। तो आप तो ये पहचान जाओगे कि E1 होगी कि E2 होगी। क्लियर? देखो, दो चीजें हमने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी कि E1 होगी कि E2 होगी, ये पहचानना सीख लो। क्लियर? अब यहाँ से ये क्लियर है कि ये हमारा जो सबस्ट्रेट है ये 2 डिग्री है, तो यहाँ पे E2 रिएक्शन होगी। E1 होने के लिए 3 डिग्री होना मैंडेटरी है। ठीक है, अब देखो अगर E2 होगी तो E2 क्या होती है, 1 स्टेप की होती है, आपने पढ़ा है, एक ही स्टेप में सब कुछ होता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल OET माइनस है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सिग्मा स्टार CH में, इस H पे अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और इसका जो बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन होगा वो रिपेल होगा, मतलब ये बॉन्डिंग अब डोनेट हो जाएगा सिग्मा स्टार COTS में। ये है आपका सिग्मा स्टार COTS का बॉन्ड। क्लियर? तो इसकी एंटी बॉन्डिंग में देगा तो वैसे ही तुरंत सिग्मा OTS रिपेल कर जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड तो है, ये रोटेट कर सकता है, लेकिन अगर ये रोटेट कर जाएगा तो एंटी बॉन्डिंग कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर चला जाएगा तो रिएक्शन होगी नहीं। क्यों? क्योंकि इनके और इनके बीच 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए, इनके बीच और इस जो है ऑर्बिटल के बीच 0 डिग्री का एंगल होना चाहिए, तभी प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी। क्लियर? तो अगर 0 डिग्री का नहीं है तो नहीं हो सकती रिएक्शन। तो अगर ये ऊपर जाता, अगर ये रोटेट कर जाए तो ये ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब रोटेशन पॉसिबल है नहीं। अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो जो जैसे है वैसे ही बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे डी लिखा है तो इसे डी कर लेना, ये डी होगा, एच नहीं होगा। ठीक, तो अब देखो डबल बॉन्ड बन गया। अब ये डबल बॉन्ड तो बन गया, अब ये भले एक दूसरे से स्टेरिकली हिंडर्ड हो, लेकिन इनकी मजबूरी है, क्योंकि रिएक्शन के पास एक ही पाथ है और एक ही पाथ को फॉलो कर सकता है। दैट्स वाई कोई और चारा नहीं है, हिंडर्ड प्रोडक्ट ही बनेगा, लेकिन बनेगा। रिएक्शन कम प्रोसीड होगी, 30% जा सकती है, 40% जा सकती है, 50% जा सकती है। ये जरूरी नहीं कि 80% 90% प्रोडक्ट बने, लेकिन ये ऐसे ही रहेंगे, ये रोटेट होकर अपने स्टेरिक हिंड्रेंस को कम नहीं कर सकते। मतलब अब ये दोनों बंधन में जुड़ गए, भले इनमें नहीं पड़ती तब भी इनके एक साथ रहना है, लड़ना है तो लड़ो, नहीं लड़ना है तो मत लड़ो, रहना एक ही साथ है, चाहे जितना भी स्टेरिक हिंड्रेंस रहे। क्लियर? तो दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। क्लियर? और E2 जो रिएक्शन है वो डायस्टीरियो स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका दूसरा आइसोमर बनाए तो ये एक दूसरे के साथ डायस्टीरियोमर्स होते, इसलिए इसको हम कहते हैं डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। और दूसरा आइसोमर क्या होता, बस इस एमी को यहाँ लगा दो, डी को उधर ट्रांसफर कर दो, यही तो पॉसिबल है। एमी एक साइड, ये जो बल्कि ग्रुप सेम साइड, या फिर बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड। ठीक है, तो इसे कहते हैं डायस्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन।